संत शिरोमणि रविदास जी महाराज की जयंती समारोह कराने वाला मनोहर लाल जी से कह के कृष्ण बेदी है, कबीर जी की जयंती समारोह करवाने वाला कृष्ण बेदी है, अम्बेडकर जी की जयंती समारोह, वाल्मीकि जी की जयंती समारोह। उस टाइम तो ना अपने पेट्रोल पंप और गैस एजेंसी बनाने के अलावा फुर्सत नहीं मिली। सोच का पता ही नहीं है, किसी बात को लेकर इनको पता ही नहीं है, ऐसे ही कह देंगे बांट दिया कृष्ण बेदी ने। बुढ़ापा पेंशन को लेकर एक विवाद छिड़ रहा है सर। पीपीपी को लेकर काफ़ी जो बुजुर्ग हैं उनकी पेंशन कट गई है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करना हमारी जिम्मेवारी है। क्या हरियाणा का डोमिसाइल है कि नहीं है, क्या उसकी आयु 60 साल की है या नहीं है, क्या उसकी आर्थिक परिस्थितियाँ, उसकी फैमिली आईडी ठीक है या नहीं है, तो उसमें क्या दिक्कत है भाई। वो कुछ दिन के लिए टेम्परेरी स्टॉपेज किया है, उनको वेरीफाई करने के बाद जिसकी ठीक होगी उसको विद एरियर देने का काम करेंगे। पेंशन विभाग का मंत्री बोल रहे हैं जिन लोगों के अंडर एज है, जिन लोगों को रिटायरमेंट की भी बात से गवर्नमेंट जॉब में रिटायर होके उनकी मिसेज पेंशन ले रही है, बताओ क्या करें। रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा है कि बातों से पेट भरो, नौकरी की बात भी ना करो। शैलजा को अपमानित क्यों किया, किरण चौधरी को पार्टी से क्यों निकाला, नवीन जिंदल पार्टी छोड़ के क्यों गया, सावित्री जिंदल पार्टी छोड़ के क्यों गई, कुलदीप बिश्नोई पार्टी छोड़ के क्यों गया, संपत सिंह पार्टी छोड़ के क्यों गया, अभय सिंह यादव को वोट मांगने के लिए क्यों नहीं जाने दिया, क्यों रणदीप सिंह सुरजेवाला को केवल कैथर तक फ्रीज किया, क्यों नहीं एक्शन लिया कांग्रेस ने। हमें तो कहते हैं कि वोट चोर गद्दी छोड़, तो उन पर एक्शन लेकर दिखा देना है दम किसे में। ना राहुल गांधी मध्यम, ना भूपेंद्र हुड्डा मध्यम। रणदीप सुरजेवाला एक ट्वीट ये भी करे ना, जो कांग्रेस के अंदर गंदगी फैल रही है इसको साफ करो, करे ना, एक ट्वीट करने का दम नहीं। अधिकारी मानते हैं जी, क्योंकि बहुत सारी बातें चलती हैं, विपक्ष कहता रहता है कि अधिकारी मानते नहीं, सरकार में अधिकारी अपनी चलाते हैं। तो प्रदीप नरवाल को लाइसेंस दे दिया क्या कि सारा कुछ वही करेंगे। जो चीज सुप्रीम कोर्ट कर रही है वो उसको चैलेंज कर रहा है, उसकी निंदा कर रहा है। इन लोगों पे तो केस होना चाहिए। ये प्रदीप नरवाल जैसे लोगों ने कांग्रेस का अन्य दलों का बट्ठा बिठा दिया। ये कांग्रेसियों को समझ लेना चाहिए, ये राहुल गांधी को समझ लेनी चाहिए बात कि किसी का हक देने वालों के खिलाफ आपके नेता कैसे बोलते हैं। पार्टी की लाइन से बाहर बोलते हैं वो लोग। तो कल एक रिजल्ट आया है एचपीएससी का, इसमें कंप्यूटर साइंस की भर्ती हुई थी 8 साल पहले, 2019 में ये भर्ती निकली थी। 1711 पोस्ट थी, 5100 कैंडिडेट ने अप्लाई किया था, सिर्फ 39 लड़के पास हुए सर। और हुड्डा ने तो और कमाल करके था, कल तो क्षेत्रवाद की बात चलती थी, जिलावाद की बात चलती थी, हुड्डा तो गोत्रवाद पे लिया था। पहली गाड़ी कौन सी ली थी आपने? मेरे को तो आज तक नंबर भी याद है मेरे पास 72 नंबर मारुति 800 थी। लोगों में एक चर्चा रहती है कि अगला जो मुख्यमंत्री होगा बीजेपी तरफ से वो कृष्ण बेदी जी होंगे। ये गलत बात है नमस्कार दोस्तों, द एयर न्यूज में आपका स्वागत है। मेरे साथ हरियाणा सरकार में कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी जी हैं, और कृष्ण बेदी जी को आप अच्छे से जानते हैं। इनका जो संघर्ष है ना वो बड़ा ही शानदार रहा है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। 14 में मंत्री बनते हैं, उसके बाद हारने के बाद भी बड़े पद पे रहते हैं, 24 में दोबारा फिर मंत्री। सर स्वागत है आपका। नमस्कार एयर न्यूज के सभी दर्शकों का और मनदीप जी आपसे जुड़े हुए सभी साथियों का मैं बहुत बहुत दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, आभार करता हूं। और साथ में दिन प्रतिदिन जिस प्रकार से आपने हरियाणा प्रदेश में ही नहीं पूरे उत्तर भारत में आपने और आपके पॉडकास्ट ने एक बहुत बड़ी जगह बनाई है जी सर। और मुझे बड़ी खुशी होती है कि एक ग्रामीण पृष्ठभूमि से उठा हुआ नौजवान आज मीडिया जगत के अंदर इतना बड़ा नाम कमा रहा है। ये हमारे लिए बड़ी सौभाग्य की बात है जी सर। बहुत बड़ा संघर्ष छुपा रहता है, आपका जो कामयाबी है वो तो दिखती है, लेकिन इसके पीछे, पर्दे के पीछे एक बड़ा संघर्ष रहा है। थोड़ा सा अगर बात करें बैकग्राउंड की बचपन से, तो गांव नरवाना के अंदर कलौदा गांव से, तो वहाँ से उसके बाद से जन्म कहाँ रहा आपका? देखिए, मेरे फादर साहब आज़ादी से पहले ब्रिटिश आर्मी में एक सैनिक थे। सेकेंड वर्ल्ड वार में उन्होंने पार्टिसिपेट किया और वक्त की बात है कि जब देश आज़ाद हुआ उस समय मेरे पिताजी की और मेरे ताऊ जी की और मेरे मामा जी की एक ही स्टेशन पे पोस्टिंग थी, कराची एयरपोर्ट, उस पे बंदरगाह पे जी। और अचानक देश का बंटवारे का जब पार्टीशन की बात हुई, देश की आज़ादी की बात हुई, जहाँ एक तरफ खुशी थी, वहाँ उसी समय जैसे ही देश आज़ाद हुआ ब्रिटिश आर्मी डिस्ट्रॉय होगी।
तो वो ऑन द रोड आ गई। जी। घर आने तक की भी व्यवस्था सरकार ने नहीं की उस समय, और वो सब कुछ अपना छोड़ छाड़ के वहाँ से जान बचा के, क्योंकि पार्टीशन में दंगे शुरू हो गए थे, तो एक 20-22 साल का नौजवान वहाँ से जान बचा के किस प्रकार से सब कुछ वहाँ खो के, कोई कागजात उनके पास नहीं था, कुछ नहीं था, सब कुछ वहाँ से छोड़ छाड़ के वो कड़ौदा गांव के अंदर वापस आ गए अपनी मातृभूमि में, अपने जन्मभूमि में। जी। और 1952 के अंदर वो ब्रिटिश आर्मी के सैनिक की बेस पर इंडियन रेलवे में उनकी भर्ती होगी 1952 में, नरवाना में। अब नरवाना में भर्ती हो गई रेलवे में, तो सेंटर का डिपार्टमेंट था, तो उनकी नरवाना में 3 साल पोस्टिंग के बाद पहली पोस्टिंग उनकी चंडी मंदिर जी। सूरजपुर में हुई। रेलवे में चले गए, वहाँ बदली हो गई, वहाँ से फिर शिमला चले गए, शिमला से तुगलकाबाद चले गए, और घूमते घुमाते लास्ट में कुरुक्षेत्र जिला में पिंडारसी गांव है जी। और पिंडारसी रेलवे स्टेशन पर उनकी द्वारा पोस्टिंग हुई। तो उस समय मेरा 1967 में पिंडारसी नामक जगह पर ही, उस गांव में ही रेलवे स्टेशन पर, रेलवे कैंपस में, क्वार्टर्स में मेरा भी बर्थ हुआ, जन्म हुआ। और उसके बाद पिताजी की अंतिम बदली कुरुक्षेत्र में होगी। तो मेरी स्कूलिंग 1972 में कुरुक्षेत्र चले गए, तो मेरी स्कूलिंग, मेरा कॉलेज, मेरी यूनिवर्सिटी की स्टडी फिर सभी कुरुक्षेत्र में ही हुई। जी। और छात्र जीवन में ही छात्र संघ का चुनाव लड़ने का मौका मिला 1989 के अंदर। जी। और उस समय हरियाणा प्रदेश में ग्रीन ब्रिगेड का एक बहुत बड़ा दबदबा था। श्रीमान ओम प्रकाश चौटाला जी मुख्यमंत्री थे। हमारे जैसा सामान्य जीवन जीने वाले परिवारों के लोग राजनीति में तो कभी सोच भी नहीं सकते थे। जी। परंतु भाग्य में कुछ ऐसा लिखा था कि पूरा परिवार की बैकग्राउंड आज तक की हमारी गवर्नमेंट जॉब की रही है। 3 बड़े भाई थे, वो भी रेलवे में थे, पिताजी भी रेलवे में थे, हमारे चाचा जी आर्मी में थे, ताऊ जी के लड़के वो भी आर्मी में थे। तो पूरे परिवार के अंदर किसी ने कभी पंचायत मेंबर का भी चुनाव नहीं लड़ा, कभी सोचा ही नहीं जीवन के अंदर। पर सडनली छात्र संघ के चुनाव के अंदर यूनिवर्सिटी में चुनाव लड़ने का मौका मिला, और चुनाव लड़ने का मौका मिला तो फिर जब चुनाव लड़े तो फिर लोगों ने प्रधान जी कहना शुरू कर दिया। फिर प्रधान जी का चस्का ऐसा पड़ा तो फिर वापस कभी घर गए ही नहीं, पूरा जीवन फिर राजनीति को ही समर्पित हो गया। मैंने कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से MSc की, LLB किया, और छात्र राजनीति करते करते 1994 में मैं कुरुक्षेत्र में वार्ड नंबर 7 से पार्षद हो गया। इससे पहले सर मिस्टर प्रेशर भी रहे। हाँ, मैं आ रहा हूँ ना वहीं। तो छात्र जीवन की राजनीति करते करते, तो मैं अभी लास्ट सेकेंडर का स्टूडेंट था, हमारा वार्ड कुरुक्षेत्र में रिजर्व हो गया, और मुझे लोगों ने, परिवार में तो कोई सोच थी ही नहीं ऐसी जी। कि राजनीति करनी है, तो हमारे वार्ड के लोगों ने जिद करके पार्षद बना दिया। और मेरा सौभाग्य है कि मैं कुरुक्षेत्र में उस समय सबसे कम उम्र का पार्षद था, स्टूडेंट था मैं। अच्छा, साथ में स्टडी कर रहे थे आप? स्टडी लास्ट सेकेंडर में था मैं। जी। तो पार्षद हो गए और राजनीति का पदार्पण हो गया। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि मेरे पिताजी, जब मैं पार्षद हुआ तो मेरे पिताजी ने चुनाव जीतने के अगले दिन एक बात कही मेरे को, जो मेरे जीवन का मूल मंत्र बन गया। तो उन्होंने कहा, बेटा आपने जो लाइन पकड़ी है ये हमारा तो सपना नहीं था और ना हमारी सोच थी, और मैं इसको अच्छी लाइन भी नहीं मानता। हम तो सामान्य जीवन जी के, परिवार का पालन पोषण करके मैंने परिवार को यहाँ तक लेके आया हूँ। मैं, मेरा तो सपना था कि आप अधिकारी बने, कोई और जॉब करें, परंतु ये राजनीति हमारे को सूट करने वाली नहीं है। परंतु आप आ ही गए हो तो मेरा एक निवेदन है, लिटरली उन्होंने ऐसे हाथ जोड़ के कहा, मेरा एक निवेदन है कि आप हमारे सम्मान को बढ़ा सको तो आपकी मेहरबानी, परंतु इस सम्मान को घटने मत देना। तो वो मूल मंत्र 24 घंटे मेरे दिमाग में रहता है, हर पल रहता है। और उसी का रिजल्ट ये है कि सुबह उठ के मैं परमपिता परमात्मा से केवल एक ही पूजा पाठ करता हूँ, बहुत ज़्यादा पूजा पाठ नहीं करता। मैं धरती माता को सुबह उठ कर नमन करते हुए मैं एक ही बात कहता हूँ, हे परमपिता परमात्मा, जिसके बलबूते पर पूरी प्रकृति चल रही है, कि पूरे दिन में किसी का भला मैं कर सकूँ ना करूँ, परंतु किसी का बुरा मुझसे मत कराना। यही सोच लेके मैं राजनीति में चल रहा हूँ। आज मेरा सौभाग्य है कि 89 से लेकर 26 आ गया जी। तो 11 और 26 कितने हो गए, 37 साल लगातार राजनीतिक जीवन में, सामाजिक जीवन में हूँ, और मन को बड़ी संतुष्टि है। RSS से आप संघ से जुड़े हुए हैं? मैं वही बता रहा हूँ ना, मन को बड़ी संतुष्टि है और मन को बड़ी शांति भी है, और उसी का रिजल्ट ये है कि भरा पूरा परिवार है, 2 बेटे हैं,
एक बेटी है, बेटी के पास 2 बच्चे हैं, एक दोती है, एक दोता है, बेटे के पास 2 बच्चे हैं, 2 पोते हैं। मतलब हर प्रकार से, और हम 7 बहन भाई हैं, सातों के साथ स्वस्थ हैं। पूरा परिवार स्वस्थ है। आज तक परिवार के अंदर किसी प्रकार की कोई आज तक कमी नहीं है। देखो, कमी तो इच्छा तो किसी की भी पूरी कोई नहीं कर सकता, हाँ। परंतु जो सामान्य जीवन जीने के लिए, मान सम्मान के साथ जीने के लिए जो व्यक्ति को जिस प्रकार की चीजें चाहिए, परिवार का आपसी प्यार प्रेम, आपसी सम्मान, एक दूसरे का मित्रता भाव जो रहता है, वो एक सबसे बड़ी मेरे लिए अपार संपत्ति है मेरे परिवार के अंदर। और मेरा सौभाग्य, चाहे मैं सरकार में हूँ, चाहे मैं किसी भी स्थिति में हूँ, परिवार ने हर कदम पर मेरा साथ दिया है। एक एक क्षण, एक एक स्टेप पे मेरे साथ परिवार खड़ा है, मेरा समाज मेरे साथ खड़ा है। और रही बात संगठन की, मैं जिस संगठन से जुड़ा हूँ, सिर्फ एक ही मूल मंत्र है कि भारत माता परम वैभव पर पहुंचे, दुनिया की सिरमौर बने। और मैं जब स्टूडेंट था, बाल्यकाल में पढ़ते पढ़ते ही आरएसएस से जुड़ गए, जी। शाखा में जाना शुरू कर दिया। पता ही नहीं लगा इस बात का कब चले गए। हाँ। ये सौभाग्य था कि एक ऐसे संगठन से जुड़ा जिसके बारे में पूरी दुनिया के अंदर चर्चा है, जिसका एक ही ध्येय है कि अंतिम पायदान पर खड़ा व्यक्ति प्रथम पंक्ति में आए, उसके बच्चों के लिए दुआई भी हो, शिक्षा भी हो, न्याय भी हो, उसके पाँव में जूती हो, तन पे कपड़ा हो, पेट में रोटी हो। इस चिंता में जो संगठन लगा हुआ है, उस संगठन का मैं कार्य करता हूँ। और अटल बिहारी वाजपेयी जी का एक मूल मंत्र जो हमें प्रतिदिन प्रेरणा देता है, वो क्या है कि जीत गए तो मस्त नहीं हुए और हार गए तो पस्त नहीं हुए। 5 चुनाव अब तक मैं पार्टी ने मुझे लड़ाया, और वो भी अलग अलग जगह से। मैं पार्षद कुरुक्षेत्र में हुआ जी। रादौर में 2005 में पहला चुनाव विधानसभा का लड़ा। फिर पार्टी ने कहा कि नहीं, आपको शाहबाद जाना है, तो फिर पार्टी ने शाहबाद से 3 चुनाव लड़ा दिए। अब पार्टी ने कहा कि निर्वाणा जाना है, तो फिर निर्वाणा चले गए। और पार्टी के सिपाही और कार्यकर्ता के नाते ये जीवन यात्रा है। तो फिर जो बदलाव होता है विधानसभा का, बहुत बड़ा एक मुश्किल ये कदम होता है सर, तो कैसे हैंडल कर लेते हो? कभी रादौर, कभी शाहबाद, कभी निर्वाणा। ये वाकई बड़ा एक ना लगाव हो जाता है आपको। मैं 1998 के अंदर पार्षद था। मैं 1998 में मुझे कुछ ऐसा पार्टी ने इशारा किया कि आपको रादौर से चुनाव लड़ने की तैयारी कीजिए। कुरुक्षेत्र से 62 किलोमीटर दूर है रादौर। लैंग्वेज की भी प्रॉब्लम, हर प्रकार की अलग तरह के। हमारे 3 गांव तो रादौर के जमुना पार यूपी में थे जी। टापू, और 286 गांव थे रादौर में। 286 एक विधानसभा में? जिला भी यमुनानगर, और थोड़ा सा एरिया कुरुक्षेत्र जिला में था। शाहबाद से लेके और जठलाना टापू तक चले जाते थे, इतना लंबा चौड़ा एरिया था। वहाँ से मुझे पार्टी ने इशारा किया, तैयारी की, परंतु 2000 के अंदर कैसी परिस्थितियाँ बनी, गठबंधन हो गया और वो सीट इंडियन नेशनल लोकदल के हिस्से में चली गई। 1998 से लेकर फिर 2005 तक तैयारी की। 2005 में मुझे चुनाव लड़ने का मौका मिला। अब 98 से 5 तक 7 साल, और फिर 2007 तक 9 साल लगातार उस क्षेत्र में रहा। लोगों से बड़ा लगाव हो गया, प्यार प्रेम हो गया, परंतु अचानक ही परिसीमन हुआ तो पार्टी ने कहा कि नहीं, आप तो अब शाहबाद जाइए। फिर आके शाहबाद 2009 से फिर शाहबाद में लग गए, और 2009 से लेकर 2024 तक लगातार जी 15 साल शाहबाद में, 16 साल राजनीति की। लोगों से व्यक्तिगत संबंध बने, लोगों से तालमेल बना, एक दूसरे की विचार जुड़े, परंतु पार्टी ने कहा कि नहीं, आज तक निर्वाणा में कभी पार्टी ने कमल का फूल नहीं खिलाया। इस बार आप एक्सपेरिमेंट के तौर पर बीजेपी के कैंडिडेट के तौर पर जाइए। मन में एक कहीं ना कहीं भय भी था। बीजेपी का संगठन बड़ा कमजोर है वहाँ पर। हाँ। और लंबे समय तक किसान आंदोलन का वो एक एपिक सेंटर है। बिल्कुल, वहाँ से किसान आंदोलन शुरू हुआ है। खनौरी बॉर्डर पे तो अभी तक भी धरना था। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं था दिमाग में, परंतु कृष्ण बेदी ने अपने जीवन में एक मूल मंत्र बना रखा है, जो मेरी पार्टी और संगठन की एक विचार है। मेरी पार्टी संगठन में एक विचार चलता है, सूचना जब मिल जाए उसके बाद सोचना नहीं होता, जो सूचना मिल गई उसी का पालन करना होता है। तो हमने कहा कि इस परीक्षा को भी पास करेंगे, और मैं कोई अपनी मर्जी से नहीं जा रहा, मेरा संगठन भेज रहा है।
फायदे का भी नुकसान का भी जिम्मेवार संगठन होता है हमारे यहाँ जी। पे, कभी व्यक्ति नहीं होता। जब पार्टी तय करती है ना, फिर पार्टी ही उसकी जिम्मेवारी भी लेती है। हाँ। तो ऐसा मुझे पता था, और पार्टी ने जब कहा तो फिर तो नरवाना में फिर 15 साल के बाद चौधर आई है। अब चौधरी की बात तो नहीं मैं कह सकता कि सरकार में हिस्सेदारी बढ़ी है, हाँ। संपूर्ण हिस्सेदारी बढ़ी है। लंबे समय तक वहां पर विपक्ष का राज रहा और लोगों को उसका नुकसान भी उठाना पड़ा। डेवलपमेंट की बुरी स्थिति चरमरा गई। अब 1975 के अंदर कभी सिविल हॉस्पिटल की बिल्डिंग बनी थी, जी। जर्जर हालत में है। अभी दोबारा से सीएम साहब ने 17 अगस्त को जब घोषणा की, अब दोबारा टीम गई है, उसकी बिल्डिंग का नक्शा प्लान पास होना शुरू हो गया। इसी प्रकार से बस स्टैंड की हालत बड़ी दयनीय थी, अब वो बिल्डिंग डिमोलिश कर दिया पुराने वाली, वो भी 1975 की थी, गिर रही थी सारी सारी। नए बस स्टैंड की बिल्डिंग आएगी। इसी प्रकार से रेस्ट हाउस की स्थिति थी, ड्रिंकिंग वाटर की है, सीवर सिस्टम की है, फ्लाई ओवर आज तक नरवाना सब ऐसी स्थिति है कि 4-5 फाटकें हैं, फ्लाई ओवर एक अब जाके बना है। इसी प्रकार से अनाज मंडी की बहुत सी प्रॉब्लम है, सब्जी मंडी की प्रॉब्लम है, इरिगेशन के पानी की बहुत प्रॉब्लम है, सड़कों की स्थिति ठीक नहीं है, एजुकेशन का सिस्टम भी कमज़ोर है। तो उन सारी चीज़ों को पटरी पर लेकर आना की जिम्मेवारी बनती है। और मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ कि ये जिम्मेवारी मेरे हिस्से में आई है, और मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि इस विकास की गति को रुकने नहीं दूंगा। अधिकारी मानते हैं जी क्योंकि बहुत सारी बातें चलती हैं, विपक्ष कहता रहता है कि अधिकारी मानते नहीं सरकार में, अधिकारी अपनी चलाते हैं, तो क्या ये नहीं, सच्चाई क्या है? विपक्ष बेचारा क्या करे। विपक्ष हमारी कोई तारीफ करने के लिए थोड़ी बने। वो ये थोड़ी कहेगा कि नायब सिंह सैनी की उंगली के पूरा प्रशासन चलता है। जी। उन्हें तो यही कहनी होती है, उसकी सुनता नहीं जी, उसकी सुनता नहीं। उनको बताओ आपके पास क्या प्रूफ है इस बात के, उनके पास क्या प्रूफ है इस बात के कि अधिकारी मानते नहीं। ये इस प्रकार की नहीं कि ये 4-5 पैट वर्ड होते हैं हर सरकार में। जब हम विपक्ष में हम भी ऐसे ही करते थे। ये तय होता है जी। ये एक ट्रेंड होता है। सरकार कमजोर है जी, हाँ। सरकार लाचार है जी, यहाँ तो भ्रष्टाचार है जी, गिनती के वर्ड होते हैं। परंतु बाहर बाहर हरियाणा प्रदेश का ही नहीं, देश का मतदाता कमल के फूल पर मोहर लगाकर कमल के फूल की सरकार बना रहा है, और पहले से भी ज्यादा ताकत देके बना रहा है। तो भ्रष्टाचार अफसर क्यों नहीं मान दे भाई? तो जो लोग मतदाता हैं, जो बार बार हम पर विश्वास करके हमें वोट दे रहे हैं, तो ये उन लोगों का अपमान नहीं कर रहे क्या? अधिकारी भी हमारे परिवार के लोग हैं, हमारे हरियाणा के लोग हैं, और काम लेना हमें भी आता है और हमारी सरकार को भी आता है। किसी को चिंता करने की जरूरत नहीं। जी, आप काफ़ी लंबे समय से मंत्री पद है आपके पास, अच्छे ओहदे पे आप रहे हैं, तो एक बड़ा काम क्या रहा अभी आप समाज के लिए ये चीज़ें की हैं? देखिए, मैं बहुत जबरदस्त सवाल किया आपने। जो चीज कभी जीवन में सोची नहीं थी, हम वो काम करने में सफल रहे। देखिए, मन में एक सोच थी जी। कि हमारे जितने भी संत महापुरुष हैं, इनकी लोगों ने चर्चा ही करनी बंद कर दी थी। जी। हर साल रैली होगी, किसके नाम पे होगी? बाप दादाओं के नाम पे हुआ करती थी। चलो भाई रैली, चलो जींद, चलो रोहतक, चलो कैथल, चलो फलाने मुख्यमंत्री के दादे की रैली है, फलाने मुख्यमंत्री के बाप के नाम की रैली। कभी कोई वाल्मीकि जयंती समारोह करता था क्या? कभी कोई संत शिरोमणि रविदास जी की जयंती को मनाता था क्या? कोई कबीर जी की, जिन्होंने इतना बड़ा प्रताप, इतना बड़ा समरसता का जिन्होंने योगदान दिया, उनकी कोई चर्चा करता था क्या? गुरु तेग बहादुर की, गुरु गोविंद सिंह जी की, गुरु नानक देव जी की, बाबा बंदा सिंह बहादुर जी की, धन्ना भगत की, सैन भगत जी महाराज की, दक्ष प्रजापति जी महाराज की, परशुराम जी की, कोई मनाता था क्या? चर्चा भी नहीं थी। अम्बेडकर जी की भी चर्चा नहीं। जब मैं पहली बार मंत्री बना जी। ये मेरा बाल्यकाल से मेरा सपना था कि इन संतों महापुरुषों का, जिनका इतना बड़ा योगदान समाज के लिए रहा है, उनका सम्मान होना चाहिए। चौंक भी बाप दादाओं के नाम पर बने करते, तेरे कैथल में बन रहे होंगे। ये बीजेपी ने अच्छी पहल की है। ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। मैं जब मंत्री, अकेला मंत्री था एससी समाज का, तो 2000 अप्रैल 2014 में 15 में मैंने मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी से एक बात की। मैंने कहा जी, ये दलित समाज बड़ा शोषित, पीड़ित और उपेक्षित समाज जी। को आपने बड़ा मन भर के वोट दिया, बड़े चाव से वोट दिया, और ये मत सोचना कि ये परमानेंट बीजेपी का वोट बैंक हो गया है। कहते क्यों?
मैंने क्या ये इसलिए वोट दी है कि 10 साल कांग्रेस ने, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जिस प्रकार का उत्पीड़न किया है, सबसे ज्यादा सस्पेंशन और टर्मिनेशन शेड्यूल कास्ट अधिकारियों का यदि हुआ है तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के सरकार में हुआ है। भूपेंद्र हुड्डा जी और मनमोहन सिंह जी की सरकार के कार्यकाल के अंदर ही SC-A और SC-B पर स्टे लगाने का काम किया गया है। राजपाल बुखड़ी SC समाज का MLA सडोरा का ये कहता है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा, मैं SC हूं, मुझे अपमानित करता है। ईश्वर सिंह गुला चीकेवाड़ा राज्यसभा का सांसद था, जो SC आयोग का मेंबर रहा है, वो ये कहता था कि सबसे ज्यादा उत्पीड़न SC लोगों का हो रहा है। मिर्चपुर और गुहारा कांड से पीड़ित लोगों ने आपको वोट दिया है। आप लोगों को वोट इसलिए मिली है कि शैलजा धाड़ा मार मार के रो रही थी कि भूपेंद्र हुड्डा नहीं चाहता कि मैं पार्लियामेंट में दोबारा जाऊं, इसलिए मैं चुनाव ही नहीं लड़ूंगी। नरेश सेलवाल की ये वर्डिंग थी। इसलिए और उससे पहले 5 साल का चौटाला राज में जिस प्रकार से हमारे SC MLAs की मिनिस्टर को अपमानित किया, उन लोगों को प्रताड़ित किया, उन लोगों के रोजगार छीनने का काम किया, घरसोड़ा कांड, ये सारे कांड से दुखी होकर लोगों ने, SC समाज ने पहली बार आपको अपना वोट बैंक सौंप दिया जी। इसको स्थायी रखने के लिए उनके जख्मों पर मरहम लगाने की जरूरत है। तो मनोहर लाल जी कहने लगे क्या हो सकता है? मैंने कहा जी आज तक अपने तो यहाँ परंपराएं नहीं ना परिवारवाद की, इनके तो बाप दादा की जयंती समारोह मनते हैं, आप किसका मनाएंगे? अपन भगवान वाल्मीकि जयंती मनाएंगे। इसी कैथल में 24 अक्टूबर 2015 को हरियाणा का सबसे बड़ा अनुसूचित जाति वर्ग का एक सम्मेलन हुआ भगवान वाल्मीकि जयंती समारोह पे आपके हुड्डा पार्क में। लाखों लोग आए थे और वहां मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की कि डॉक्टर BR अम्बेडकर जयंती, भगवान वाल्मीकि जयंती, संत शिरोमणि रविदास जयंती, संत शिरोमणि कबीर जयंती को हम सरकारी तौर पर मनाने का काम करेंगे और जितने भी संत महापुरुष हैं सभी की जयंती समारोह हम सरकारी खर्चे पे मनाए करेंगे। ये यही कैथल में आपकी घोषणा हुई थी। आप निकालना 24 अक्टूबर की रिकॉर्डिंग काटना। यहीं पे ही मुंदड़ी के अंदर पहले यूनिवर्सिटी में बाप दादा के नाम पर बनाई करती बेरा ना जी, बेरा बता दूं जी, बता दो सर। जींद के अंदर रणवीर सिंह जी के नाम पर यूनिवर्सिटी बनेगी। कोई महापुरुष नहीं याद आया? तो पहली बार भगवान वाल्मीकि जी के नाम पे संस्कृत विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी पूरे देश में कहीं नहीं थी, वो मुंदड़ी में बनाने की घोषणा हुई। सारे SC आयोग का गठन हमारी सरकार ने किया। सफाई कर्मचारी आयोग का गठन इसी कैथल की रैली के अंदर ही मुख्यमंत्री जी की घोषणा थी। और मिर्चपुर पीड़ित लोगों को डंडूर में जाकर रिहैबिलिटेशन उनका किया, उनको सम्मानजनक तरीके से बसाने का काम किया। PGI चंडीगढ़, PGI रोहतक बहुत लंबे समय से थी, परंतु वहां पर पोस्ट ग्रेजुएशन में रिजर्वेशन नहीं थी, वो हमारी सरकार ने दी। यदि ये मैं गिनने लग जाऊं ना बहुत लंबी सीरीज लग जाएगी जी। तो वो जब सारी बातें हमने जनता के बीच में लेके गए, मनोहर लाल जी ने एक एक स्टेप बाय स्टेप वो काम किए। पलवल के अंदर अम्बेडकर जी के नाम बना, इसमें सोनीपत में अम्बेडकर जी के नाम पर यूनिवर्सिटी बनाई। विश्वकर्मा जी के नाम पर हमने पलवल में यूनिवर्सिटी बनाई। बाबा बंदा सिंह बहादुर और गुरु गोविंद सिंह जी के नाम पर हमने जमुनानगर में बनाई। परशुराम जी के नाम पर इसी प्रकार के संस्थान बनाए। हमने फतेहाबाद के अंदर संत शिरोमणि रविदास जी के नाम पर मेडिकल कॉलेज की स्थापना की। और मुख्यमंत्री जी ने अपने आवास का नाम भी संत कबीर कुटीर रख दिया। तो शोषित, पीड़ित, कमजोर, लाचार, बेबस समाज को ये लगा कि यदि हमारे हितों की कोई रक्षा कर सकता है तो ये भारतीय जनता पार्टी कर सकती है और NDA की सरकार कर सकती है, नरेंद्र मोदी जी कर सकते हैं, मनोहर लाल जी कर सकते हैं, नायब सिंह सैनी जी करते हैं। अब लोगों को तो बैम हो रहा, वोट चोरी होगी। अरे किया तो कि लोगों के लिए कुछ है नहीं आपने, हमने तो स्टेप वाइज किया ना जी, एक एक वर्ग के जख्म पर मरहम लगाने का काम किया। रोजगार के अंदर भी हिस्सेदारी दी उनको, एजुकेशन में भी हमने रिजर्वेशन देकर कमजोर वर्गों को बराबर लाने का काम किया। जी। एक बड़ा काम और आपके खाते में जाता है DSC समाज को लेकर, जो सारी चर्चा कर ली है मैंने बड़े वर्षों तक। मैं पार्टी कार्यकर्ता के तौर पर ये बात मैंने संगठन को बताई और जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार हरियाणा प्रदेश के अंदर अति शोषित, पीड़ित, कमजोर, लाचार लोगों को रोजगार में और शिक्षा में हमने हिस्सेदारी देने की शुरुआत की तो हमने की जी। पिछड़े वर्ग का मुख्यमंत्री बनाने की शुरुआत की तो हमने की। उनके बाप दादा देता है, युवा आवेगी तो इसका बाप बनेगा मुख्यमंत्री, इसका छोरा बनेगा, वो आवेंगे तो वो बनेगा, वो आवेगा तो वो बनेगा। ये तो बीजेपी है।
मनोहर लाल जैसे आदमी को भी 1.5 किले के जिम्मेदार को, सब्जी बेचने वाले के परिवार को, कपड़ा बेचने वाले के परिवार को मुख्यमंत्री बना देती है। नायब सिंह सैनी जैसे 1.5 किले के जिम्मेदार के एक फौजी के बेटे को हरियाणा प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाती है, सांसद बनाती है। कृष्ण बेदी जैसे आदमी को 2-2 बार 3-3 बार मिनिस्टर बनाते हैं। हार जाता है तो फिर भी पॉलिटिकल एडवाइजर बना लेते हैं। 3-3 कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्री एससी समाज के, हमारे से मतलब ये क्या है करता। देख लो हुड्डा जी के राज में कौन था और चौटाला जी के राज में क्या पोजीशन थी एससी मंत्रियों की। जी, इसमें ना डीएससी समाज को लेकर सर, मैं कांग्रेस नेता है प्रदीप नरवाल, तो उनसे बात कर रहा था। उन्होंने कहा कि कृष्ण बेदी जी ने वर्गीकरण कर दिया 2 समाजों का। और दूसरी बात, जो एचपीएससी जैसी भर्तियां हैं, क्योंकि जो शोषित दलित शोषित परिवार है, क्योंकि वो दिहाड़ी करता है, उसके बाद फिर पढ़ता भी है, ये चीज़ें करता है, वहाँ भी वो रिजल्ट नहीं निकल पा रहा है। तो क्या वजह है कि एचपीएससी में सिर्फ 2 लोग ही लग पाते हैं डीएससी समाज के? क्या आप वजह मानते हो? देखिए, मैं एक दिन और प्रदीप नरवाल जी का इंटरव्यू सुन रहा था, हालांकि कोई लेवल नहीं उस आदमी का, जो बात भी करनी नहीं चाहिए। वो बुआनी खेड़े के एमएलए के बारे में इतनी छोटी बात उसने कही। अरे वो हजारों लोगों ने जिता के भेजा है कि, तो उसको तो एमएलए की फुल फॉर्म का भी शायद कुछ ऐसा शब्द उसने यूज किया। इतना वाहियात बात करने का उसके पास कोई लाइसेंस है क्या? और कृष्ण बेदी ने वर्गीकरण कर दिया तो लोगों ने 40 साल 25 साल 30 साल सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई लड़ी, तो तेरे को सुप्रीम कोर्ट नजर नहीं आती क्या? क्यों नहीं पैरवी की? तो इतना बड़ा ओएससी वर्ग का तो इतना बड़ा नेता बन रहा, तो करता ना पैरवी को सुप्रीम कोर्ट में जाके। आज चला जाए, आज कौन रोक रहा है उसको? कोई सुप्रीम कोर्ट को ये नहीं मानेंगे, सरकार को ये नहीं मानेंगे। उन लोगों की इच्छाओं को, जिनका शोषण लगातार हो रहा है, उन लोगों को बराबरी पर ना लेके आए हम। कोई प्रदीप नरवाल को लाइसेंस दे दिया क्या कि सारा कुछ वही करेंगे? जो चीज सुप्रीम कोर्ट कर रही है वो उसको चैलेंज कर रहा है, उसकी निंदा कर रहा है। इन लोगों पे तो केस होना चाहिए जो सुप्रीम कोर्ट का चैलेंज कर। विधानसभा के अंदर ये मुद्दा पारित हुआ है और ये कोई समाज बांट दिया। इन लोगों ने एक नारा लगा रखा है। इन लोगों ने ये नहीं पता कि पंजाब में तो 1975 से ये वर्गीकरण चल रहा है, वहां तो कहीं नहीं बंटवारा हुआ। उत्तर प्रदेश के अंदर राजनाथ सिंह जी की सरकार ने किया, वहां तो कोई बंटवारा नहीं हुआ। बिहार के अंदर भी अति दलित का अलग से आरक्षण का प्रावधान है, तब तो कोई नहीं वहां गोलियां चली। हरियाणा प्रदेश के अंदर 1984 के अंदर भजनलाल जी लागू करके गए, 1994 में लागू करके गए, 2006 तक यहां पर लागू रहा, यहां तो कोई नहीं खून खराबा हुआ। आज उसके कहने से खून खराबा हो गया। ये लोग किसी प्रकार से गुमराह करने की बातें करते हैं। सूतना कपास जलाए गल्ला ठिंगम ठिंगा। कोर्ट में से जीत के आया भाई, हमारी 7 पीढ़ियां चली गई हैं लड़ाई लड़ते लड़ते। किसी की दया पे नहीं है कि कोई प्रदीप नरवाल की या किसी की बुकल की दया पे हमें डीएससी मिला है। हमारे 7 पीढ़ियां चली गई हैं कोर्टों में लड़ाई लड़ते लड़ते। और ये तो भला हो नायब सिंह सैनी जी का, ये भला हो भारतीय जनता पार्टी का। यदि कांग्रेस के राज के अंदर सुप्रीम कोर्ट फैसला कर देती, ये तब भी लागू करने का इनमें हिम्मत नहीं थी। और इसीलिए तो ना आज बार बार विपक्ष का नेता तक बनने का भी मेरा कांग्रेस का। ये प्रदीप नरवाल जैसे लोगों ने कांग्रेस का अन्य दलों का बट्ठा बिठा दिया। ये कांग्रेसियों को समझ लेना चाहिए, ये राहुल गांधी को समझ लेनी चाहिए बात कि किसी का हक देने वालों के खिलाफ आपके नेता कैसे बोलते हैं। पार्टी की लाइन से बाहर बोलते हैं वो लोग। यदि उनका दम है तो फिर कांग्रेस के, मैं तो विधानसभा के अंदर का था, हुड्डा जी या गीता बुक्कड़ जी बोल रही हैं, ये आपका कांग्रेस पार्टी का निर्णय है पे बोल रही हैं या इसका व्यक्तिगत निर्णय? क्लियर करो। हुड्डा जी कहने लगे हम तो जी आरक्षण के पक्ष में, देने के पक्ष में। फिर प्रदीप नरवाल हुड्डा तो बड़ा हो गया, गीता बुक्कड़ बड़ी होगी के? और किसी का और दिमाग का बहम हो, आइए चैलेंज करे, मेरे साथ डिबेट करे। संत श्रोमणी रविदास जी महाराज की जयंती समारोह कराने वाला मनोहर लाल जी से कह के कृष्ण बेदी है, कबीर जी की जयंती समारोह करवाने वाला कृष्ण बेदी है, अम्बेडकर जी की जयंती समारोह, वाल्मीकि जी की जयंती समारोह। उस टाइम तो ना अपने पेट्रोल पंप और गैस एजेंसी बनाने के अलावा फुर्सत नहीं मिली। आज उत्तर प्रदेश में तो मायावती 4 बार मुख्यमंत्री रही है, करवा दिया वहां पे वाल्मीकि जयंती समारोह सरकारी, करा दे रविदास जयंती समारोह सरकारी। किसी सोच का पता ही नहीं है, किसी बात को लेके इनको पता ही नहीं है। वैसे ही कह देंगे बांट दिया कृष्ण बेदी ने। अरे कृष्ण बेदी को घर से लेके आएगा वो एससी डीएससी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार मिली है। जी, यूजीसी एक्ट आया था सर पीछे, काफ़ी बवाल हुआ, तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने उस पर
दोबारा कहा है कि कमेटी बनेगी और उसके बाद देखते हैं लागू होगा या नहीं, क्या क्या कुछ सुधार की जरूरत है, क्या आप देखिए, मानते हैं? कुछ लोग पीआईएल डाली थी, हम्म, शायद वो मुझे रोहित या रोमित वेनुमुल्ला कुछ हाँ। करके कोई केरला में ऐसा, कर्नाटका में ऐसा कोई मामला हुआ था, जी। तो उसके मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने उस समय संज्ञान लिया था और देश की सरकार को डायरेक्शन दी थी कि इस प्रकार का कोई बिल लेके आए। तो सुप्रीम कोर्ट की कोई डायरेक्शन थी, सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन पे देश की सरकार ने उसको लेके आए, कहीं कोई चर्चा गई, सुप्रीम कोर्ट तक बात गई, सरकार ने भी कोई बात रखी और सुप्रीम कोर्ट ने विड्रा करने के लिए कहा, तो विड्रा हो गया। किसी के व्यक्तिगत किसी के खिलाफ कोई योजना सरकार की तरफ से नहीं थी, माननीय सर्वोच्च न्यायालय का आदेश था, उस सर्वोच्च न्यायालय के आदेश को मानना सरकार की जिम्मेवारी बनती है, सरकार कोई भी हो। हमारी सरकार न होती, कांग्रेस की होती, उसको भी माननी पड़ती, किसी अन्य दल की होती तो उसकी भी माननी पड़ती। सुप्रीम कोर्ट की बहुत सी चीजें सरकारों को इम्प्लीमेंट करनी पड़ती, सर्वोच्च न्यायालय का ध्यान रखना पड़ता, सम्मान करना पड़ता। जी, रोजगार की अगर बात करें सर, कल एक रिजल्ट आया है एचपीएससी का, इसमें कंप्यूटर साइंस की भर्ती हुई थी 8 साल पहले, 2019 में ये भर्ती निकली थी, 1711 पोस्ट थी, 5100 कैंडिडेट ने अप्लाई किया था, सिर्फ 39 लड़के पास हुए हैं सर। देखिए, एक क्राइटेरिया कोई एचपीएससी ने बनाया था 35%। 35%, और उसको इम्प्लीमेंट करने में वो एक अलग से इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूट है, हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन, ये दिमाग में हमें बिठा लेनी चाहिए। जी। हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एक अलग से इंस्टीट्यूट है, सरकार की उसके अंदर बहुत ज्यादा इंटरफेरेंस नहीं होती, परंतु फिर भी लोग यही कहते हैं, लोग तो नहीं वो कहते हैं यदि कोर्ट और सरकार को अलग अलग थोड़ी है, जी। आप सामान्य आदमी तो यही कहता है, परंतु कुछ चीजों में डिफरेंसेज होते हैं, एक लाइन होती है, एक उनको स्वामित्व देना ही पड़ता है, उनका अस्तित्व का सम्मान करना ही पड़ता है। उन्होंने कोई रूल रेगुलेशन इस प्रकार के बनाए, उसमें रूल आ गए इस प्रकार के, अब वो तय कैबिनेट ने किए या एचपीएससी ने स्वयं किए या कोई केंद्र की डायरेक्शन थी या कोई ऊपर की डायरेक्शन थी, तो वो उसको फॉलो करना उनकी जिम्मेवारी है, उन रूल्स की। और उस रूल्स के कारण इस प्रकार की भर्तियों में कुछ आपको लगता है कि बड़ा हो हल्ला भी मच रहा है और बहुत से लोगों में इस प्रकार की हार्ट बर्निंग भी है, मैं मान रहा हूँ। जी। हमारे पास भी प्रतिदिन ये बात आती है, कल के रिजल्ट के बारे में बहुत से लोग क्रिया भी ले रहे हैं, प्रतिक्रिया भी ले रहे हैं, व्यक्तिगत तौर पर भी मिल रहे हैं, मुख्यमंत्री जी इस बात का संज्ञान ले रहे हैं। कहीं इसको दोबारा से कोई चर्चा करने की बात बनेगी तो मुख्यमंत्री जी से मैंने कल भी बात की थी और मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि 1-2 दिन के बाद एक बार अपन सारे मंत्रिमंडल की टीम बैठ जाते हैं जी। और इसमें यदि कोई सुधारीकरण की आवश्यकता पड़ेगी तो सोचेंगे। अभी कोई चर्चा हुई है, 1 दिन में होगी या 10 दिन में होगी, 1 साल में होगी, 15 दिन में होगी, 2 महीने में होगी, 6 महीने में होगी, वो अलग विषय है, परंतु इस प्रकार की बातें हमारे सभी के सरकार के संज्ञान में है। बाहरी का एक मुद्दा बड़ा उठ रहा है, नहीं कोई ऐसा, विपक्ष 39 उठा में से रहा आप देखिए कितने लोग बाहर 4 हैं। लोग बाहर 4 हैं लोग सर। बाहर हैं। हमारे भी हरियाणा पुलिस, हरियाणा का नौजवान 70% दिल्ली पुलिस में अधिकारी हैं। जाइए आप हर चौक पे, चंडीगढ़ पुलिस में जाइए आप, कितने परसेंट अपने 40% से ज्यादा है। जी। बाकी पंजाब के, चंडीगढ़ के तो लोग पुलिस में भर्ती नहीं हो रहे। ऐसा कुछ नहीं होता कि वो बारी है वो बारी है, हमारे भी तो आज सैकड़ों नौजवान पंजाब में भर्ती हुए हैं, हमारे भी तो नौजवान राजस्थान में दुनिया भर के हमारे अधिकारी हैं, हमारे उत्तर प्रदेश के अंदर भी हैं। ऐसा कुछ नहीं है, ये फेडरल स्टेट है इंडिया कि सभी को अधिकार है, किसी के अधिकार से वंचित नहीं कर सकते, किसी को किसी के अधिकार से आजाद देश के अंदर आप वंचित नहीं कर सकते। ये एक विपक्ष के पास एक कहने को हो हल्ला मचाए, बाहर से आगे बाहर से आगे, क्यों भाई बांग्लादेश से आए हैं वो लोग ना, वो कहीं अन्य किसी देश से आ रहे हैं। इस देश के नागरिक कहीं भी जाके रोजगार करने का अधिकार है यदि वो योग्यता पे है। अब पहले समस्या क्या थी कि पहले पर्ची खर्च चलती थी, छांट के बाय नेम भर्ती किया जाते थे, अब मेरिट पे भर्ती किए जाते हैं। मेरिट पे कोई भी काबिल लड़का आ जाता है, बेटा आता है, उसको हम लेते हैं। पहले क्या था, गोत्रवाद पे, इलाकावाद पे, क्षेत्रवाद पे, परिवारवाद पे भर्ती होती थी जी। 2 दिन पहले लिस्ट आज कर दी, फलाने एमएलए का छोरा है, फलाने विधायक का जमाई, फलाने का मुख्यमंत्री का भांजा, आयु भांजी, आती थी लिस्ट। चल आपको दम नहीं पता ना, आप तो 15 साल की, जो 11-12 साल की हमारी सरकार है, तभी आप मैच्योर हुए, जवान हुए, उससे पहले आपने भुगता, हमने भुगता है, वो तय होते थे पहले से। और उड्डा ने तो और कमाल कर रखा था, पहले तो क्षेत्रवाद की बात चलती थी, जिलावाद की बात चलती थी, उड्डा तो गोत्रवाद पहले आया था, उड्डा को संगीत बार को भर्ती नहीं हो जाता, कर लेना, स्टडी कर लेना। रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा है कि बातों से पेट भरो, नौकरी की बात भी ना करो।
और कहा कि जो हरियाणा के बच्चे केवल चपड़ासी कलरक व क्लास 4 नौकरी के लिए ही लायक लायक हैं क्या, ये बात कह रहे हैं। अब देखिए, चौटाला जी को जेल हुई, किस लिए हुई? भर्ती गड़बड़ी। प्राइमरी टीचर भर्ती में हुई ना, जेबीटी की। जी। उसकी केस की पैरवी करने वाला कौन था? रणदीप सिंह सुरजेवाला था। यदि भर्ती करोगे जब भी जेल में कराएंगे, नहीं करेंगे तो फिर बयानबाजी करेंगे। इस प्रकार के जुमलेबाजी, बयानबाजी, पेट तो भाई और कभी नहीं भर दे आप। जिस क्षेत्र का लगातार ये लोग प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, उस क्षेत्र के 13 गांवों को पानी मनोहर लाल जी ने दिया, आदमिया का नहीं। द्रौपदी महेंद्र से जुड़े हुए गांव में रहने वाले पशुओं को भी कैंसर हो गया था, वो पानी देने की शुरुआत तो हमने की। विष्णुड़ा महेंद्र तो हम लेके आई कड़ोद्या में को, हमारा आंख जाम रहे थे। 10,000 रुपये ठेका में लेकर 10 सारी उम्र ये आईपीएम मिनिस्टर रहे, इरिगेशन और पावर मिनिस्टर यही रहे जी। चांदी कसी लेकर गए थे ये कड़ोद्या में, हमारे गाँव में ले गए थे भजन लाल जी के टाइम में। आज तक तो पानी की बूंदे और पानी तो हमने बचाया। सारे काम इन्होंने पूरे कर दिए जब ये सरकार में थे। केवल एक आदमी ट्वीट करने के लिए रख रखा कांग्रेस ने, और कोई काम नहीं है इसके पास, कोई काम नहीं है जी। ये एक बात तुम्हारे बारे में 1000 बात कह रहे हैं, एक बार आधी बात उड्डे के बारे में क्या ले करना करना लग जाएगा। जी। वोट चोरी को लेकर आपने विधानसभा में खूब कांग्रेस को धोया था, हम सभी देख रहे थे। तो क्या सच में झूठ तो वोट नहीं थी चोरी वो बात। वोट चोरी हो रही है या कैसे? फिर दोबारा क्यों नहीं करा प्रदर्शन कांग्रेस ने? जिस दिन हमने जवाब दिया उसके बाद कांग्रेस ने प्रदर्शन किया क्या? जी। बताओ, नहीं तो रोज प्रे कर दे वोट चोर गद्दी छोड़। उसके बाद एक कांग्रेसी का मुंह तो कुआ ले। ये तो कांग्रेसी उड्डे ने पूछ रहे तो वोट मांगने क्यों नहीं गया? शैलजा को अपमानित क्यों किया? किरण चौधरी को पार्टी से क्यों निकाला? नवीन जिंदल पार्टी छोड़ के क्यों गया? सावित्री जिंदल पार्टी छोड़ के क्यों गई? कुलदीप बिश्नोई पार्टी छोड़ के क्यों गया? संपत सिंह पार्टी छोड़ के क्यों गया? अभय सिंह यादव को वोट मांगने के लिए क्यों नहीं जाने दिया? क्यों रणदीप सिंह सुरजेवाला को केवल कैथर तक फ्रीज किया? पूछ रहे हैं कांग्रेसी, पूछ रहे हैं। आरसी का भाई, जेपी का भाई क्या बोल रहा था बरवाले में, सुनिए वीडियो ऑडियो सुनिए क्या? जी। रिकॉर्डिंग आई है। कहने लगा भाई इसका गोटे लेता वोट ना दी, करे क्या था ना ना इसका वोट नहीं देनी का, टिकट मारी थी, टिकट यू ले गया। कहने लगा फिर किसने दे? मैं कहो 7 रोड वाली कोई वो लेडीज खड़ी है, उसका नाम ले, मैं नाम याद नहीं उसको दे दियो वोट। अरे कहने लगा उड्डा किस तरह मुख्यमंत्री बनेगा? कहो मरण दे परा, गोली मार के उड्डे का मुख्यमंत्री बनना हमने के लेना। जब तो कांग्रेस इस प्रकार से बोलते हैं। शमशेर गोगी कह रहा पहले अपना जुगाड़ करूंगा, फिर अपने छोरे का करूंगा, फिर अपने रिश्तेदारों का करूंगा, फिर कुछ बचेगा जल के करूंगा। ये बात थी ना जी। चलते चुनाव के अंदर, ये बयानबाजी थी ना। नीरज शर्मा ने कहा ना ये बात कि भाई 50 वोट ले और नौकरी दे दे। क्यों भाई इतना भर्ती सेंटर खोल रखे? क्यों नहीं एक्शन लिया कांग्रेस ने? हमें तो कहते हैं कि वोट चोर गद्दी छोड़, तो उन पर एक्शन लेकर दिखा देना है दम किसे में। ना राहुल गांधी मध्यम, ना भूपेंद्र हुड्डे मध्यम। रणदीप सुरजेवाला एक ट्वीट ये भी करे ना, जो कांग्रेस के अंदर गंदगी फैल रही है इसको साफ करो, करे ना। एक ट्वीट करने का दम नहीं। राष्ट्रीय महामंत्री है, इससे बड़ी कोई पोस्ट नहीं होती। पार्टी का राष्ट्रीय महामंत्री एक ट्वीट करे ना कि जिन लोगों ने चुनाव के अंदर गड़बड़ की है, जिन लोगों ने विजेंद्र सिंह को हराने के लिए 3-3 आदमी याद खड़े कर रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई करो। नहीं दम है, मानना कर रहा है। क्यों भाई? दूसरे कहना बड़ा आसान है, कभी अपने अंदर भी आंख का देख लेकर। जी। बुढ़ापा पेंशन को लेकर एक विवाद छिड़ रहा है, पीपीपी को लेकर काफ़ी जो बुजुर्ग हैं उनकी पेंशन कट गई है और विपक्ष भी मुद्दा बना रहा है। और गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने ऐलान किया कि अगर इनकी पेंशन दोबारा लागू नहीं हुई तो 23 मार्च को बड़ा आंदोलन किया जाएगा। क्या मानते हैं आप? कह रहे हैं कि एक नहीं, सम्मान की सुनो, देश के अंदर सबसे ज्यादा पेंशन देने वाला प्रदेश हमारा प्रदेश है, 3200 रुपये। देश में किसी प्रदेश में इतना अमाउंट नहीं है। क्या कर लो आप, 36 लाख लोगों को दे रहा है। इससे बड़ी संख्या भी किसी स्टेट में नहीं है। हमसे बहुत बड़े बड़े स्टेट उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, राजस्थान, इतनी संख्या कहीं भी नहीं है। दूसरी बात, पिछले दिनों कुछ पेंशन्स बनी, उन पेंशन्स को अप्लाई किया, उन पेंशन्स को चेक करना, उनकी एज वेरिफिकेशन करना, उनके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करना किसकी जिम्मेवारी है? गुरनाम सिंह की है या सरकार की है? सरकार की है ना, तो क्यों ना वेरीफाई करें? क्यों ना वेरीफाई करें? किसी एक आदमी की पेंशन नहीं काट रहे हम,
डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करना हमारी जिम्मेवारी है। क्या हरियाणा का डोमिसाइल है कि नहीं है, क्या उसकी आयु 60 साल की है या नहीं है, क्या उसकी आर्थिक परिस्थितियां, उसकी फैमिली आईडी ठीक है या नहीं है, तो उसमें क्या दिक्कत है भाई। वो कुछ दिन के लिए टेम्परेरी स्टॉपेज किया है, उनको वेरीफाई करने के बाद जिसकी ठीक होगी उसको विद एरियर देने का काम करेंगे। पेंशन विभाग का मंत्री बोल रहा है। यदि यदि कोई काबिल नहीं है, योग्य नहीं है, गलती से कोई रेफरी से बनवा गया, उसके काटने में क्या दिक्कत है भाई। गुरनाम सिंह लिख के दे कि सारे जितने भी लोग काबिल नहीं है, जो उनकी पेंशन की उम्र नहीं बनी, जिनकी आर्थिक स्थिति नहीं है पेंशन लेने की, उन सबको देने का अधिकार मैं देता हूं। लियाओ बजट का प्रोविजन करो गुरनाम सिंह। ऐसे थोड़ी होता है, कानून कायदे से सरकारें चला करती हैं। हर चीज की एक सीमाएं हैं, हर चीज की एक लिमिटेशन है। ऐसे तो फिर जंगलराज कर दें। ऐसे कैसे होता है? कोई होता है क्या कोई? उनको वेरिफिकेशन करके, आज भी मुख्यमंत्री से अभी मंच पे मेरी बात हुई है, अभी सचेज बैठे थे, शायद आज भी सीएम साहब करते टाइम लग गया तो आज भी बैठ लेते हैं, आप चंडीगढ़ आ जाओ, नहीं तो 1-2 दिन के अंदर सभी अधिकारियों के साथ बैठ रहे हैं। किसी की काबिल आदमी की, योग्य आदमी की पेंशन नहीं कटेगी जी। और जो क्राइटेरिया फुलफिल नहीं कर रहा उसको नहीं मिलेगी, ये मैं कह रहा हूँ। तो क्राइटेरिया की बात है, जैसे 3 लाख से अगर ज्यादा किसी की आय है तो उसकी उनको मिलेगी या फिर कटेगी उनकी? अब मैं कुछ आपको ऐसा एक है? उदाहरण दे रहा हूँ। मेरे को एक आदमी मिला, कहता जी मेरी तो फसल मर गई और मेरे को सारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुई और मेरे को मान लिया कि आपको मुआवजा मिलना चाहिए, मिल जाए जी। ठीक है। अब क्या करा, ये 3.5 किलो उसका 10 साल से प्यार प्रेम था, जिसका वो लेन देन था। कह रहे जी मेरे तो मुआवजा आया हुआ कैंसिल हो गया। मैं क्या था, कह मेरे आड़ती ने मेरे ना जे फार्म काट दिया। जे फार्म किसका कटता है? जिसकी फसल मंडी में जाती है, जिसकी फसल की एंट्री होती है। अब जे फार्म आड़ती काट गया, अब उसको जे फार्म से उसके अकाउंट में पैसे आएंगे, कितनी इसकी, इतने क्विंटल इसकी फसल आई है। जिसकी फसल मंडी में आ गई उसको मुआवजा मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए? बताइए, नहीं मिलना चाहिए ना। अब गलती तो लोग अपने आप करते हैं, लोन के लिए अप्लाई कर देंगे, एक आधे इनकम टैक्स रिटर्न भर देंगे, कोई गाड़ी लोन पे ले लेंगे, कुछ मकान ले लेंगे, एडिशन तो लोग अपने आप करते हैं। अब फैमिली आईडी में कोई चीज जुड़ गई तो उसको वेरीफाई करना ठीक है या नहीं ठीक है? लेकिन ये एक बात कही जा रही है नहीं, कि मेरी बात सुनो ना, मैं ये कह रहा हूं ना, तो वो करनी चाहिए कि नहीं वेरीफाई? तो फिर यदि गलत है तो फिर उसको काटना चाहिए कि नहीं? लेकिन मान सम्मान के लिए पैसे मान दिए गए सम्मान थे। के लिए, ताऊ अरे ताऊ मान देवीलाल ने सम्मान तो के शो लिए किया है तो 48 साल के आदमी को बुढ़ापा पेंशन देते क्या? फिर वही चीज तो वेरीफाई कर रहे हैं हम ना। वही वेरीफाई कर रहे हैं जिन लोगों के अंडर एज है, जिन लोगों को रिटायरमेंट की भी बात से गवर्नमेंट जॉब में रिटायर होके उनकी मिसेज पेंशन ले रही है। बताओ क्या करें? मान सम्मान के लिए, मान सम्मान के लिए अलग चीज है। सम्मान किसका नहीं कर रहे हम? 32-36 लाख लोगों को कर रहे हैं हम तो सम्मान, परंतु काबिलियत के आधार पर कोई चीज होगी कि नहीं होगी? अब जी। जो अयोग्य अपात्र लोग हैं उनको कैसे दें? हम इतना वेरीफाई कर रहे हैं, हम 36 लाख लोगों को दे रहे हैं, उन लोगों को वेरीफाई करना हमारी जिम्मेदारी। कोई दुनिया से चला गया उसको वेरीफाई ना करें क्या? कोई ना कोई गुरनाम सिंह जैसा ही दरखास्त देकर आया होगा जी, उम्र गया था जिसकी पेंशन चल रही है, कोई उसको चेक तो करेंगे ना। किसी ने किसी पड़ोसी ने दे दी होगी, लंबड़दार ने, सरपंच ने दे दी होगी, तस्दीक कर दी होगी ना जी, ये तो बंदा भी 60 साल का भी नहीं हुआ जी। उन लोगों को वेरीफाई कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। जो पात्र लोग होगा उसको देंगे, विद एरियर देंगे, जो अपात्र लोग होगा उसको नहीं देंगे। जी, ज़्यादा समय नहीं लूँगा, काफ़ी टाइम का ये पॉडकास्ट हो गया है। सिर्फ 2 मिनट लास्ट के रैपिड फायर से। पहली गाड़ी कौन सी ली थी आपने? मेरे को तो आज तक नंबर भी याद है। मेरे पास 72 नंबर मारुति 800 थी। ओनली 72 नंबर सर? HR 13 0072 0072। ये मैंने 1998 में ली थी। फिर उसके बाद मेरे बने 0088 एम्बेसडर थी मेरे पास 2000 से 2004 तक। सारी याद है गाड़ी, नंबर भी याद है। मैं बड़े कम संसाधन का आदमी हूं ना, तो अब कोई राजे रजवाड़े का रणदीप सुरजेवाला ने पूछ लो, उसका नहीं याद होगी। भूपेंद्र हुड्डा का नहीं याद होगी, वो राजे रजवाड़े लोग हैं। और चौटाला परिवार का नहीं याद होगी। हम तो बिल्कुल जमीन से उठे लोग हैं। एक एक चीज याद है, जो सुख सुविधा कोई चीज मिली है। मोबाइल फोन कौन सा लिया था पहले? मेरा 94 161 35 335 2002 में लिया था मैंने जी। सर, 2003 में 2000, वो आज तक भी नंबर मेरा एज है। फोन कौन सा था सर? वो क्या होता है, नोकिया का क्या 1100।
तो वो नंबर मेरे पास आज भी है, काफी आज तक बदला नहीं नंबर मैंने। जी, काफी जमीनी संघर्ष रहा है आपका। हाँ। क्या कुछ संदेश आप देना चाहेंगे लोगों से? मैं हरियाणा प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री विकसित भारत को लेकर एक बहुत बड़ा विजन सपना देख रहे हैं और उसको धरातल पर उतारना हम सबकी जिम्मेवारी बनती है। मैं आप लोगों को विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि हरियाणा प्रदेश के प्रत्येक नागरिक को शिक्षा भी, चिकित्सा भी और सुरक्षा भी देना हमारी जिम्मेवारी बनती है। उसमें हम 24 घंटे चिंता करते हैं। आयुष्मान कार्ड मिले प्रत्येक आदमी को, स्वास्थ्य ठीक रहे, प्रत्येक गरीब से गरीब बच्चे के रीच में, पहुंच में शिक्षा हो, और प्रत्येक कमजोर से कमजोर आदमी भी अपनी कच्चे मकान में, अपनी झोपड़ी के अंदर भी रात को सुनिश्चित होकर सो जाए कि मेरे मान सम्मान पर कोई गुंडा, डाकू, लुटेरा, चोर, उचक्का कोई हमला नहीं करेगा। ये मैं विश्वास देना चाहता हूँ। और मैं आप लोगों को एक विश्वास देना चाहता हूँ कि जनता का जिस प्रकार से आशीर्वाद, प्यार, प्रेम और स्नेह भारतीय जनता पार्टी पर, मेरे नेतृत्व पर, हम सब पर बना हुआ है, आप विश्वास कीजिए, आपके विश्वास को टूटने नहीं देंगे। लाभ की सेवा में 24 घंटे हमारे मुख्यमंत्री उपस्थित हैं, हम भी उपस्थित हैं। हरियाणा सरकार का प्रत्येक अधिकारी, कर्मचारी सभी आपके साथ है। जी, लोगों में एक चर्चा रहती है कि अगला जो मुख्यमंत्री होगा बीजेपी तरफ से वो कृष्ण बेदी जी ये गलत बात है, गलत है। बीजेपी का तो अगले किसको पता है जी, किसको क्या पता है? अगले पल का आपको पता है आप रहेंगे या नहीं रहेंगे, मैं रहूंगा कि नहीं रहूंगा, ये कुछ बात नहीं होती। बिना सिर पैर की बातें, कुछ भी आप किसी को भी कह दोगे, कल को कोई श्याम सिंह राणा जी मिलेगा, आप उसको भी कह दोगे। हो सकता है अरविंद शर्मा जी मिल जाए, मही पलटाना जी मिल जाए, उसने कहा ये कहने की बातें, ऐसा कुछ नहीं होता। यहां तो मैं तो ये कहता हूं कि मेरे जैसा आदमी लगातार 5 बारी कमल के फूल पर अलग अलग क्षेत्रों में चुनाव लड़ा रही है पार्टी, इतना बड़ा सम्मान। जब जीतता हूं जब मंत्री हो जाता हूं, हार जाता हूं तो महामंत्री हो जाता हूं, इससे बड़ा क्या सम्मान देगी पार्टी। जी, धन्यवाद सर बातचीत करने के लिए। तो दोस्तों, आप लोगों ने सुना एक दमदार नेता का ये पॉडकास्ट, और जो एक वक्ता है ना, बड़े जबरदस्त है। और लगातार आप लोग भी कमेंट के माध्यम से अपनी राय जरूर दें, और क्या कुछ कहना है इस पॉडकास्ट के बारे में वो भी जरूर बताएं। धन्यवाद।